बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आपका चैप्टर नंबर 11 का रिव्यू है। साउंड चैप्टर जो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें से आप लोगों को जो मेन कंटेंट्स हैं उनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं मैंने आपके पास सामने मेंशन किए हैं, यहीं से वन बाय वन हम इसकी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपके पास है हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड। कॉमन सी बात है, आप लोगों ने याद रखनी है कि साउंड जब भी प्रोड्यूस होता है वो बॉडीज़ को वाइब्रेट करवा के प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि आप लोग जब आपके ना लैब में एक ट्यूनिंग फोर्क नाम से एक ऑपरेटस होता है और वो कुछ इस तरीके से होता है। आप लोगों को साथ साथ मैं रफली सा स्केच उसका बता दूं कि वो आप लोगों के पास उसके दो प्रोंग्स बने हुए होते हैं, ठीक है, और एक नीचे से इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होता है। ये इसके पास दो प्रोंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ़्ट। इस साइड पे आप देखेंगे ये, ठीक है, ये जो आपके पास यू शेप्ड में इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसका आपको ये जो दिया होता है ना, ये दो प्रोंग्स होते हैं जिनको आप किसी भी बॉडी के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल रबर हैमर या किसी ऐसी ऑब्जेक्ट के साथ एकदम स्ट्राइक करते हैं ना, तो ये वाइब्रेशन शो करते हैं। जैसे आप अपने ईयर्स के करीब इसको लेके आएंगे तो आप उस वाइब्रेशन को सुन भी सकेंगे। लैब में ये ऑपरेटर्स होता है बेसिकली, जो किस नाम से जाना जाता है, ट्यूनिंग फोर्क के नाम से। ये आपकी अभी टेक्स्ट बुक में इस तरह की एग्जांपल्स हैं, इसलिए मैं साथ साथ इस तरह ये मेंशन कर दूँगी, ठीक हो गया, ताकि जब आप बुक से स्टडी करें आपको पता हो कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ट्यूनिंग फोर्क के नाम से ये हो गया। सेकेंडली जब हम इधर बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट बेसिकली आप लोगों के पास ना दो टाइप की मेन वेव्स होती हैं जो आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में स्टडी करनी है। एक आपके पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक आपके पास होती है मैकेनिकल वेव्स। तो बेसिकली जो साउंड की नेचर होती है वो मैकेनिकल होती है। और फर्दर ऐसा होता है कुछ आपके पास कि जो, क्योंकि हम कहते हैं जो आपके पास साउंड वेव्स होती हैं उनको प्रोपेगेट होने के लिए प्रॉपर एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वैक्यूम में, खाली जगह पे, एम्प्टी स्पेस में ये लहरें कभी भी प्रोपेगेट नहीं होती। इट मीन्स कि आपको सामने वाले को आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो बेसिकली इस हिसाब से मैकेनिकल वेव्स आपके पास ऐसी टाइप्स होती हैं वेव्स की जो एक प्रॉपर मीडियम लेती हैं, एक प्रॉपर उनको, फॉर एग्जांपल मीडियम क्या है मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगी, थोड़ा आपको समझ आए, उसकी ज़रूरत होती है ताकि वो इजीली प्रोपेगेट करें और आपको आवाज़ आए। अब मैंने साथ ही मेंशन किया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक रफली स्केच बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। कि हमारे पास जो मेन टाइप्स होती हैं वो होती हैं दो टाइप की होती हैं। जिसको आगे हमने अभी फर्दर साथ साथ पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, बेसिकली इस पे आ जाएं। ये देखें, आपको मैंने जैसे अभी बताया कि जो आपकी वेव्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। फर्दर हमने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि इसके अंदर हम मीडियम की बात नहीं करते। ये जैसे आपके पास टेलीविज़न वेव्स हो गई, लाइट वेव्स हो गई, जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर लेती हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं। हमारा मेन पर्पज़ यहाँ मैकेनिकल वेव्स के साथ है। जो वेव्स की सेकेंड टाइप है वो फर्दर डिवाइड की जाती है दो टाइप्स में, जो कि लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बेसिकली हमारे पास जो होती हैं वो साउंड वेव्स होती हैं। जो नेचर होती है इनकी, उसकी वजह क्या होती है, हम कहते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ना उनकी दो टाइप्स होती हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें जो वेव्स बनती हैं बेसिकली वो कुछ इस टाइप की बनती हैं कि ये आपके पास जो बेसिकली पोर्शन होता है ना, ये देखेंगे, ये नीचे जो मैंने रफली सा फिगर एक बनाई है, जो बहुत ज़्यादा आपस में लूप्स कंबाइन हुए होते हैं ना, कंप्रेस हुए होते हैं, कंप्रेशन का एरिया बनाते हैं, और जिनमें डिस्टेंस होता है वो रेयरफेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल होती है। देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं या आप फॉर एग्जांपल किसी सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, तो जब आप बात करना स्टार्ट करते हैं आपके करीब करीब जो एयर होती है वहाँ पे आपके साउंड के पार्टिकल ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं निस्बतन उस जगह के जो सामने वाले पर्सन के करीब है, ठीक है। इट मीन्स कि आपके करीब एयर के अंदर जो पार्टिकल ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं वो कंप्रेशन फॉर्म कर रहे होते हैं,
और सामने वाले के पास वो एरिया रेयरफेक्शन है। स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे वो पार्टिकल आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे, क्योंकि साउंड एक एनर्जी की टाइप है जो एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है, तो वो जैसे जैसे साउंड पार्टिकल आगे की तरफ हरकत करेंगे, फिर एक टाइम आएगा, एक पॉइंट आएगा कि अब आपके करीब का एरिया रेयरफेक्शन बन चुका है। जब आपकी पूरी आवाज़ सामने वाले तक जा चुकी है तो उसके करीब जितना एरिया था एयर के अंदर, वो पार्टिकल्स प्रोपिगेशन की वजह से वो कंप्रेशन बन चुका है। तो इट मीन्स कि जहाँ ज़्यादा गैदरिंग होती है पार्टिकल्स की, आपस में क्लोज टुगेदर पैक होते हैं, वो आपके पास कंप्रेशन होता है। ठीक हो गया, ये बात आपके इंट्रोडक्शन में क्लियर हो गई होगी होप सो आपको कि बेसिकली हम क्यों कहते हैं कि आपके पास मैकेनिकल या लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है। बेसिक टाइप मैकेनिकल वेव्स की होती हैं साउंड वेव्स, और आगे फर्दर इनकी जो की जाती है डिवीज़न, उसमें इनकी जो डिवीज़न होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कर दी जाती है। उसकी वजह क्योंकि इसके अंदर हमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की बात करनी होती है। अब हम बात करते हैं आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट है, व्हाट इज़ मीडियम। मीडियम आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, ये बेसिकली आपके पास एक ऐसा सोर्स होता है। जैसे देखिए, मैं आपको समझाने के लिए बात बता सकती हूँ कि आप लोग कह देते हैं कि हवा जो है वो ज़रूरी होती है आवाज़ को पैदा करने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने दोस्त के साथ, हम सपोजिशन एक बना लेते हैं कि आप अपने फ्रेंड के साथ मून की सरफेस पे मौजूद हैं। आप दोनों आपस में जितनी भी बातें कर रहे होंगे, लेकिन आपकी कन्वर्सेशन का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। उसकी रीज़न ये है कि मून है जो बेसिकली वहाँ पे हम कहते हैं जो स्पेस है वो एम्प्टी है, वैक्यूम है, वो खला है। वहाँ पे किसी किस्म का कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं होती। इसीलिए तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब रिसर्च के प्रोसेस में जो आपके पास साइंटिस्ट लोग होते हैं, पैनल होते हैं, वो जब जाते हैं तो वो आर्टिफिशियली ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाते हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक हो गया, तो इट मीन्स कि जब आप अर्थ सरफेस पे बात करेंगे अपने फ्रेंड से, सामने वाले पर्सन से, तो आप इजीली कन्वर्सेट कर सकेंगे। इसकी ये रीज़न होती है बेसिकली कि यहाँ पे हमारी अर्थ पे, ज़मीन पे हर वक्त एक गैसेस का एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है, वही आपके पास एयर होती है। तो इससे ये साबित हुआ कि आवाज़ को पैदा करने के लिए एक मीडियम का, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दी तो वहाँ पे एयर था, उसका होना ज़रूरी है। खला में आप कभी भी आवाज़ पैदा नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब साउंड नीड्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन, इसके लिए एक एक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन है, वही मैं आपको इधर बता देती हूँ। देखिए, फ़र्ज़ करते हैं लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंटली हम काम कर सकते हैं। पहली एग्जांपल तो आपको मैंने एक नेचुरल फिनोमिना से दे दी ना। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपके पास एक बेल जार ऑपरेटस है, आपने एक वैक्यूम पंप ले लिया, एक बेल लेके उसको सेट किया उस बेल जार ऑपरेटस के अंदर, जो आपके पास ग्लास जार था, और फिर आपने उसके साथ जो वायर थी, कनेक्टिंग वायर, उसको प्लग इन कर दिया स्विच में। अब आपने बेसिकली देखना ये कि जैसे ही आप उसको पावर ऑन करेंगे ना, तो चूँकि अभी उस वक्त उसके अंदर एयर है, तो जैसे ही वो ऑन होगा, बेल बजना स्टार्ट होगी, तो आप उसकी आवाज़ क्लियर सुन सकेंगे। सेकेंडली, अब आपने क्या करना है, वैक्यूम पंप की मदद से जितनी भी एयर थी उस ग्लास जार के अंदर, आपने वो सारी की सारी पंप आउट कर लेनी है, सारी की सारी बाहर निकाल लेनी है। ठीक है, यानी उसको पूरी तरह से आर्टिफिशियली एक वैक्यूम बना देना है। अब आपने दोबारा से वही काम करना है कि जो आपने प्लग इन किया हुआ था स्विच, आपने उसको पावर ऑन करना है। तो अब की बात जब आप देखेंगे बेल स्टार्ट करेगी रिंगिंग, तो आपको इतना फील ज़रूर होगा कि वो बेल रिंग कर रही है, उसकी वाइब्रेशन हो रही है अंदर, लेकिन जो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी, आप वो साउंड कभी भी सुन नहीं सकेंगे। ठीक हो गया, आपको उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। तो इट मीन्स के आपके पास एक मीडियम का होना, जैसे एयर की इधर भी दोबारा बात हुई, बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप आवाज़ को प्रोपिगेट करें, प्रोड्यूस कर सकें। होप सो आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, आवाज़ की खसूसियात क्या क्या होती हैं। 4 बेसिकली आपके पास चैप्टर में जो एक्सप्लेन की गई हैं। आपके पास फर्स्ट वन है लाउडनेस, सेकंड वन इज़ पिच, थर्ड वन इज़ क्वालिटी एंड फोर्थ वन इज़ इंटेंसिटी। ठीक है, लाउडनेस बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास एक आवाज़ की ऐसी खसूसियत होती है जिसमें हम लाउड और फेंट साउंड में डिफरेंस की बात करते हैं, ऊंची और हल्की आवाज़ में फ़र्क बयान करते हैं। ठीक हो गया। पिच आपके पास आवाज़ की एक ऐसी खसूसियत होती है स्टूडेंट जिसके अंदर हमने 2 ऐसी आवाज़ों में फ़र्क बयान करना होता है, जिसमें एक आपके पास श्रिलर साउंड होता है और एक आपके पास ग्रेव होता है। श्रिल एंड ग्रेव साउंड का मतलब क्या होता है? श्रिल मिसाल के तौर पे ऐसी आवाज़ जो बारीक होती है, कपकपाहट वाली होती है। ग्रेव साउंड जो भारी भार आवाज़ होती है। जैसे मैंने पहली बात की ना लाउडनेस की, कि हल्की और आपके पास ऊंची आवाज़ होती है लाउडनेस। देखिए, अगर आप सामने वाले एक शख्स से बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो साउंड होगा वो फेंट होगा, आप हल्की आवाज़ में बात करेंगे सामने वाले से। लेकिन अगर आप एक पूरी क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर आता है, उसने क्लास पूरी से बात करनी होती है, तो ऑब्वियसली अब जो उसकी आवाज़ की लाउडनेस होगी वो लाउड होगी, वो ऊंची आवाज़ में बात करेगा। ठीक है,
तो इसी तरह जो पिच होती है वो बारीक और भारी आवाज़ यानी श्रिल एंड ग्रेव साउंड का डिफरेंस होता है। वो किस तरीके से जो चिल्ड्रन की एंड वुमेन की वॉइस होती है, बेसिकली हम कहते हैं कि उसकी जो पिच होती है वो आपके पास हाई होती है। तो जितनी ज़्यादा किसी भी साउंड की पिच हाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी हाई होगी। फ्रीक्वेंसी और पिच में हमेशा डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो जितनी ज़्यादा पिच हाई, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उतना ज़्यादा साउंड श्रिल होता है, कपकपाहट भरा होता है, बारीक आवाज़ होती है। ठीक है। दूसरी तरफ जो ग्रेव साउंड होता है उसमें पिच एंड फ्रीक्वेंसी लो होती है। जैसे मेन वॉइस होती है, आदमियों की जो आवाज़ होती है आपको पता है वो भारी भर आवाज़ होती है। ऐसी आवाज़ की पिच अमूमन लो होती है, फ्रीक्वेंसी लो होती है और ऐसे साउंड को ग्रेव साउंड कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर आपके पास थर्ड वन है क्वालिटी। अब होता यह है कि अगर आपके पास दो साउंड्स हैं जिनकी लाउडनेस भी एक जैसी हो, पिच भी एक जैसी हो, उसके बावजूद हमें उनमें फ़र्क पता चल जाए तो वो आवाज़ की खसूसियत क्वालिटी कहलाती है। जैसे देखें स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल रूम के बाहर से गुजर रहे हैं, दो अंदर ऐसी आवाज़ें जो आपके लिए नॉन हों, आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं जो एक रूम में बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, उनको बग़ैर देखे आप जज कर लेंगे कि इस क्लास में दो ये स्टूडेंट्स बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आप देखें उनकी पिच सेम थी, मतलब या तो वो दोनों ही गर्ल्स होंगी या वो दोनों ही बॉयज़ होंगी। पिच उनकी ठीक है, एक जैसी हो गई। दूसरी बात ये कि मैंने कहा लाउडनेस भी एक जैसी होगी, या तो दोनों बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं या दोनों की आवाज़ नॉर्मल है, हल्की आवाज़ में फेंट साउंड है। फिर भी अगर हमें उनकी आवाज़ का फ़र्क पता चलता है तो वो वॉइस नोट्स होते हैं। ठीक है। हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है नेचुरली हमारे थायराइड ग्लैंड में, वहाँ से जब हम आवाज़ पैदा करते हैं तो उससे पैदा होने वाले वॉइस नोट पर्सन टू पर्सन डिफ़र करते हैं। हर एक की जो वॉइस नोट्स डिफ़र करेंगी तो बेसिकली वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये दो अलग अलग पर्सन थे, तो वो आपके पास क्वालिटी कहलाती है साउंड की। इसके अलावा इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी, देखिए जैसे अब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पियानो है, फ्लूट पाइप है, गिटार है, मुख्तलिफ़ किस्म के आप इंस्ट्रूमेंट्स ले लेते हैं। अगर आप उनको प्ले करते हैं तो ऑब्वियसली एक इंस्ट्रूमेंट की दूसरे इंस्ट्रूमेंट से जो वॉइस नोट्स होते हैं वो डिफरेंट बनते हैं। जैसे देखिए अक्सर आप लोग देखा होगा, आपने जज किया होगा कि आप लोगों के पास जो होते हैं ना म्यूज़िशंस, उन्होंने अक्सर जो आपके पास वो काम करते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के वॉइस नोट्स होते हैं जो आपको वो शो कर रहे होते हैं। ये देखिए मैंने बस इधर दो आपके पास बनाए। इस तरीके से ना पूरा एक चार्ट होता है उनके सामने जब वो इन इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। मतलब कि ये इनके जो वॉइस नोट्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के दूसरे से, जिसकी बेस पे हम इजीली जज कर सकते हैं कि ये फ़लाँ इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी कहलाती है। क्लियर होगी बात आपको। देन हम बात करते हैं फोर्थ वन पे, इंटेंसिटी पे। देखें इंटेंसिटी एक वाहिद ऐसी आवाज़ की खसूसियत है, बाकी जितनी हमने तीन डिस्कस की वो ऐसी थी कि जिनके अंदर हम उनको फ़िज़िकली न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, प्रॉपर कोई उनका यूनिट न्यूमेरिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी के अंदर बेसिकली क्या होता है, इंटेंसिटी का लफ्ज़ी मतलब होता है आवाज़ की शिद्दत का होना। आवाज़ की शिद्दत होना हर किसी का मतलब नहीं होता कि आप चीख चिल्ला के बोलेंगे तो आपकी आवाज़ ऊंची है तो वो इंटेंसिटी आपकी आवाज़ की। बेसिकली ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो इंटेंसिटीज़ होती हैं वो वेरी करती हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट, किस ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, उसकी आवाज़ की इंटेंसिटी क्या हो सकती है। देखिए अक्सर आपकी एक कॉमन एक्सपीरियंस की बात है कि आप लोगों ने देखा होगा मॉस्किटो, ऑब्ज़र्व किया होगा, देखा तो नहीं होगा, सुना होगा। मॉस्किटो बजिंग होती है, मच्छर आपके कान के करीब आके भिनभिनाता है, वो अपनी तरफ से पूरी कुव्वत लगा के साउंड एनर्जी पास करता है आपके ईयर में, वो उसकी आवाज़ की इंटेंसिटी है जो एक स्पेसिफिक एरिया में वो प्रोपेगेट करवा रहा होता है, आप तक साउंड एनर्जी पास कर रहा होता है, तो इट मीन्स कि वो उसकी इंटेंसिटी होगी आवाज़ की। इसी तरह रसलिंग ऑफ लीफ, पत्तों की थरथराहट की आवाज़ आती है हमें, वो भी इसी तरह से आपके पास एक आवाज़ की उनकी अपनी वाइब्रेशन होती है जो हम सुनते हैं, तो वो इंटेंसिटी उसकी हो गई। सायरन की आपको आवाज़ आती है, ठीक है, वो उसकी आवाज़ की इंटेंसिटी होती है। जो मुख्तलिफ़ किस्म की विस्पर, देखिए आप सरगोशी करते हैं साथ वाले के कान में, सरगोशी का मतलब होता है वो आवाज़ जो बमुश्किल जो सुनने वाला है वो भी सुन सकेगा, आपके इर्द गिर्द जो बाकी लोग हैं वो नहीं सुन सकते, तो वो आपके विस्पर की इंटेंसिटी है कि आप कितनी शिद्दत के साथ सरगोशी कर रहे हैं दूसरे के कान में। तो ये जितनी भी आपके पास इंटेंसिटीज़ होती हैं इनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। इनका मेजरेबल जो यूनिट होता है वो वाट मीटर पर स्क्वायर होता है, और आपके पास ये क्वांटिटी ऐसी होती है जो एक्यूरेटली मेजर हो सकती है। ठीक हो गया। अब देखें नीचे मैंने मेंशन किया है फैक्टर लाउडनेस के क्या क्या होते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में जस्ट लाउडनेस के आगे फर्दर एक्सप्लेन किए गए हैं। फैक्टर एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का, एरिया होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का, और डिस्टेंस कितना है वाइब्रेटिंग बॉडी से। ठीक हो गया। एम्पलीट्यूड बेसिकली आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैं उसका भी स्केच बना के आपको समझाती हूँ कि आपके पास मीन पोजीशन से कोई भी वेव जितनी हाइट तक मूव करती है, ठीक है,
या जितने बॉटम तक एग्जिस्ट करती है, तो वो जो आपके पास टोटल डिस्टेंस होता है मीन से लेके पीक तक का, वो आपके पास उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ठीक हो गया। देखें जैसे मैंने यहाँ पे एक स्केच आपके पास बनाया, ये देखें ये वेव है। अब इसके अंदर मैंने ये जो आपके पास लाइन है ना, ये वाली, ये मीन पोजीशन है। फॉर एग्जांपल जिस पे स्प्रिंग ही ले लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल मीन पॉइंट पे रुकी हुई है, जब हम उसमें वाइब्रेशन लेके आएंगे, उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगी, तो क्या होगा, उसके ऊपर वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो जो वेव बनना शुरू होंगी इस मीन पोजीशन से लेकर जिस पीक पॉइंट तक ये वेव बनेगी ना, वो दरमियान का फासला मीन से लेकर पीक पॉइंट तक आपके पास एम्पलीट्यूड होता है। क्लियर हो गया। तो जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी का, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ड्रम है, ड्रम को बीट करते हैं आप, उसकी स्टिक को उसकी बेस से जितना ऊंचा लेके जाएंगे एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो इट मीन्स कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा आवाज़ उतनी ज़्यादा ऊंची पैदा होगी। एम्पलीट्यूड का लाउडनेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक हो गया। सेकंड आपके पास है एरिया। एरिया स्टूडेंट्स आपके पास बेसिकली एक ऐसा फैक्टर होता है जैसे एरिया रकबा, मतलब कि जितना ज़्यादा टोटल एरिया होगा आवाज़ उतनी ऊंची पैदा होगी। आप एक लार्जर ड्रम ले लेते हैं, एक स्मॉलर ड्रम ले लेते हैं। बड़े ड्रम को अगर आप छोटी स्टिक से भी बीट करेंगे ना, तो इट मीन्स कि उसका एरिया ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उससे प्रोड्यूस होने वाला साउंड लाउड होगा। लेकिन अगर आप स्मॉल ड्रम को बीट करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी चूँकि उसका टोटल सरफेस एरिया बहुत कम है, तो वहाँ से जो आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस होगा। डिस्टेंस वाइब्रेटिंग बॉडी से अब कैसे आपके पास होता है, यानी एरिया और एम्पलीट्यूड दोनों का लाउडनेस से डायरेक्ट रिलेशन हो गया। डिस्टेंस जो वाइब्रेटिंग बॉडी से आपके पास होता है, यानी कि जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस लेंगे किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से, यानी कि जहाँ पे ड्रम बीट हो रहा है आप उससे बहुत ज़्यादा फासले पे मौजूद हैं, तो इट मीन्स को आपको उसकी आवाज़ कम आएगी, लाउडनेस कम फील होगी। तो जितना आप उसके करीब होंगे आपको उतनी ऊंची आवाज़ पैदा सुनाई देगी। तो इट मीन्स के डिस्टेंस ज़्यादा होने से आवाज़ कम हो जाएगी और डिस्टेंस कम होगा तो आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी। जो थर्ड फैक्टर आपके पास है डिस्टेंस, बेसिकली इसका लाउडनेस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। देखें जो डिस्टेंस आपके पास फैक्टर है ना, समहाउ इसको हम कहते हैं कि ये इस तरीके से भी मैयर होता है। देखिए अगर दो पर्सन है, एक जैसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रही है, वो दोनों एक जैसे फासले पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको ऑब्जेक्शन है एक किसी कोन में से। एक कहेगा मुझे उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, दूसरा कहेगा आवाज़ कम आ रही है। तो इससे अब ये नहीं हम कह सकते कि हमारा डिस्टेंस का जो फैक्टर है वो यहाँ पे रिलायबल नहीं है, या जो हमने बात की थी वो इसमें फ़ेल हो गई। बेसिकली इसमें एक न्यू फैक्टर एंटर हो चुका होता है। वो क्या होता है, फिज़िकल कंडीशन ऑफ ईयर्स। ठीक है, जो आपके पास सुनने वाले लिसनर दो मौजूद थे, बेसिकली उनकी कंडीशन कैसी थी सुनने की, फ़िज़िकल कंडीशन ईयर्स की क्या थी, ये उस पर डिपेंड कर रहा है कि उनको आवाज़ कैसी आ रही है। जो सेंसिटिव ईयर के साथ पर्सन होगा ना, ऑब्वियसली क्लियर उसकी फिज़िकल कंडीशन ईयर्स की, वो आवाज़ को बिल्कुल सेम लाउडनेस पे सुनेगा जितना से सुनना चाहिए था उसे। लेकिन वो पर्सन जिसके ईयर जो होंगे वो फिज़िकली किसी तरह से डिफेक्ट होंगे, डिफेक्टिव ईयर्स होंगे, सुनने की सलाहियत उनकी कम होगी, तो उनको ऑब्वियसली साउंड फेंट सुनाई देगा सेम डिस्टेंस पे भी। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे जो फैक्टर आपके पास डिपेंड करता था वो फिज़िकल कंडीशन थी लिसनर की। अब देखेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है एको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम कहते हैं इसे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास ऐसा एक फिनोमिना होता है जिसमें आवाज़ की लहरें किसी भी ऑब्स्टेकल से, किसी भी बैरियर से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाएं, वो आपके पास होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का दूसरा नाम एको हम लेते हैं, तो हम इसका दूसरा नाम इसको क्यों कह देते हैं एको? अगर ये सेम वही प्रॉपर्टी होती तो हम इसको रिफ्लेक्शन में क्यों ना पढ़ते रहते? कोई तो इसमें ऐसा फ़र्क होगा ना जिसकी बिना पे हमने इसको एक नए फिनोमिना एको के अंदर डिस्कस किया जी। तो वो आपके पास क्या है, हम इसमें एक्सप्लेन इसको करेंगे। एको को मैं आपको बता रही हूँ क्या चीज़ होती है। एको का मतलब होता है गूंज, आवाज़ में कोई गूंज पैदा हो जाए, जबकि रिफ्लेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली हम क्लास में आपको लेक्चर देते हैं, आप आपस में अपने फेलोज से बात करते हैं। आपने कभी नहीं देखा घर पे आप लोग बात करते हैं एक दूसरे से कि पलट के आपको एक दूसरे की आवाज़ें वापस सुनाई देती हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम सामने वाले से बात करते हैं एंड क्या होता है, सामने वाले ने वो साउंड एनर्जी कैरी की और आवाज़ ख़त्म। ये आपके पास जनरल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है। ठीक है, लेकिन चंद केसेस डेली लाइफ में आपने ऐसे एक्सपीरियंस किया होंगे कि आप जब बात किसी से नहीं भी बात करते, आप ऐसे ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, आवाज़ पैदा करेंगे, पलट के आपको अपनी आवाज़ एक बार, दो बार, तीन बार सुनाई देगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी। ठीक है, तो बेसिकली जब एक से ज़्यादा बार आवाज़ आपको पलट के सुनाई देती है तो वही रिफ्लेक्शन अब एको बन चुकी है, आवाज़ में गूंज पैदा हो चुकी है। ठीक है, तो देखें आपके पास यही जो आवाज़ की गूंज होती है ना स्टूडेंट्स, तो हम यूँ कह रहे होते हैं
कि होता कुछ यूँ है कि जब आपके पास जो साउंड वेव्स होती हैं वो बैरियर से टकरा के वापस आने में मिनिमम 0.1 सेकेंड टाइम इंटरवल लेती हैं ना, 0.1 सेकेंड के टाइम इंटरवल के अंदर अंदर ट्रैवल करती हैं, तो वो आवाज़ हमेशा एको प्रोड्यूस करती है। तो इट मीन्स कि वो सिंपल रिफ्लेक्शन नहीं रहती। लेकिन टाइम इंटरवल इससे कम ज़्यादा होता रहेगा तो आपके पास जो रिफ्लेक्शन होगी वो जनरल होगी, उसके अंदर किसी किस्म की गूंज पैदा नहीं होगी। अब इसके अलावा इसकी मिसाल ये होती है कि अगर आप इसकी क्लियर एको को मैयर करना चाहते हैं ना, तो आप देखेंगे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक साउंड एनर्जी है वो आपसे प्रोड्यूस हुई, सामने जाके बैरियर से टकरा के वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस वो 34 मीटर था। लेकिन जितने में वो गई आवाज़ और वापस आपके पास साउंड आएगा, तो उसका अगर हम हाफ लेंगे ना, यानी सिर्फ आपने जाके टकरा के वापस आने का जब मैयर किया, तो इट मीन्स कि टोटल 34 को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 17 मीटर आ जाएगा। तो जो हाफ में आपने डिवाइड करके निकाली साउंड एनर्जी, वो आपके पास बेसिक एको होती है। ठीक हो गया। तो ये इजी सा टॉपिक था आपके पास कि एको हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। होप सो आपके पास इतना चैप्टर, आपको जो कंटेंट्स थे वो क्लियर होंगे। आगे हमारे पास अब 1-2 ही रह गए, आपने इनको भी क्लियर सुन लेना है, क्योंकि आपका जो अभी आगे पेपर हम असेसमेंट लेने जा रहे हैं उसमें यही चैप्टर है ना। और मेरा ख्याल है अगर आप 1 से 2 बार यही वाला लेक्चर आराम से सुनेंगे ना अपना बुक से टॉपिक को स्टडी करने के बाद, तो काफ़ी होगा आपके पेपर की तैयारी के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, लेकिन बुक से पढ़ना लाजमी है। यहाँ चीज़ें आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनको प्रॉपर याद करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक चाहिए। स्पीड ऑफ साउंड की अब हम बात करेंगे। आवाज़ की रफ्तार 3 मीडियम आपके पास बेसिक होते हैं स्टूडेंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसा ही होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम के अंदर अगर हम बात करेंगे तो होता कुछ यूँ है। तो ये जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आपके पास होते हैं ना, 3 आपके पास स्टेट्स हैं मैटर की, तीनों में बेसिकली जो आवाज़ की रफ्तार होती है वो मुख्तलिफ होती है। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया, सबसे ज़्यादा सॉलिड चीज़ों में होती है, दैन लिक्विड में, और लास्ट पे गैसेस में। होता कुछ यूँ है, देखें सॉलिड का अगर आप स्ट्रक्चर आप लोगों ने इन डिटेल केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 9th क्लास में, तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। तो जितने ज़्यादा वो टाइटली बाउंड होंगे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे एनर्जी जो होती है वो तेज़ी से ट्रांसफ़र होगी। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, कोई रस्सी है, ठीक है, अगर आप उसके इर्द गिर्द 2-3 कैंस ले लेते हैं, आप एक से बोलते हैं दूसरे तक बहुत तेज़ी से, और ऊंची क्लियर आवाज़ आपके पास जाती है और आवाज़ तेज़ी से उसके अंदर ट्रैवल करती है। वो इसलिए कि स्ट्रिंग जो है वो एक सॉलिड मीडियम है, वो तेज़ी से साउंड एनर्जी को कैरी करके आगे ट्रांसफ़र करता है। सेकंड वन आपके पास लिक्विड है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो आपको पता है कि लिक्विड के अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर साउंड एनर्जी एज़ कम्पेयर टू गैसेस जल्दी ट्रैवल होती है। और इट मीन्स कि यहाँ पे आवाज़ एज़ कम्पेयर टू गैसेस ज़्यादा होगी, आवाज़ की रफ्तार भी ज़्यादा होगी, स्पीडली मूव करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं ना, ठोस चीज़ें होती हैं, उनके अंदर आवाज़ की रफ्तार 15 गुना ज़्यादा होती है गैसेस की निस्बत, 15 टाइम्स ग्रेटर दैन गैसेस, जबकि लिक्विड के अंदर 5 टाइम्स ग्रेटर दैन गैसेस होती है। ठीक हो गया, 5 गुना ज़्यादा होती है। गैसेस में सबसे कम स्पीड होती है, और इसकी वजह यह होती है, पहली बात कि इसका स्ट्रक्चर आपको पता है बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपके पास एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा रैंडम मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, ज़्यादा स्पेस पे मौजूद होते हैं। सेकेंडली ये होता है, देखें गैसेस की बात हम जब करते हैं तो हमारे एयर के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो मिक्सचर है गैसेस का, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस की हैं, जो हमें पता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, देन हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रेसेस हैं गैसेस के, बहुत सारा मिक्सचर है ये। ठीक हो गया। देखिए अब होता ये है कि कुछ नेचुरल फिनोमिनास की वजह से, जैसे टेम्परेचर वेरिएशन आ जाती है, दर्जा हरारत में जो चेंजेस आती हैं, दैन इसके अंदर हम बात कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो प्रेशर होता है, ओवरऑल एयर का प्रेशर चेंज हो सकता है। उसके अलावा हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, नमी का अंसर होता है हमारे माहौल में। बहुत सारे ऐसे कुदरती आपके पास अनासिर होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जो हवा के अंदर जो आवाज़ की रफ्तार होती है गैसेस के अंदर, जो क्योंकि बेसिकली एयर जब गैसेस की टाइप है ना, तो जो अब हवा के अंदर आपके पास आवाज़ की रफ्तार होती है उसको इफ़ेक्ट करती है। और ये तमाम जो अभी मैंने फैक्टर बताए, टेम्परेचर, प्रेशर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन, ह्यूमिडिटी, एक्सेट्रा, और बहुत सारे हो सकते हैं, ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो फ्रिक्शन का काम करते हैं, रिकावट का बायस बनते हैं आवाज़ की रफ्तार के अंदर, जिसकी वजह से हमें इसके अंदर बेसिकली स्पीड जो साउंड की है बहुत कम मिलती है गैसेस के अंदर। और इस देखिए इसके कॉमन एग्जांपल, जैसे अक्सर आप देखते होंगे अजान की आवाज़ आती है लाउड स्पीकर से, तो आप खड़े में एक जगह पे, आपने अपनी लोकेशन चेंज नहीं की, लेकिन आपको कभी कभी ऐसा लगता है जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, आपको कभी लगेगा उस वाली डायरेक्शन से आवाज़ आई है, आपको अजान की फ़लाँ मस्जिद से आई होगी, कभी लगेगा इस जगह से आई होगी।
वो इस वजह से आपको ऐसा फील होता है क्योंकि एयर का प्रेशर चेंज होता है। जिस साइड पे ओवरऑल पार्टिकल प्रेशर की वजह से ट्रैवल करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सारी आवाज़ उस साइड पे शिफ्ट हो गई है, उधर से आएगी। तो ये आवाज़ की रफ्तार को डिस्टर्ब करने वाले अनासर जो होते हैं, उस वजह से हमें हवा के अंदर आवाज़ की रफ्तार बहुत कम लगती है। ठीक हो गया। अगला टॉपिक स्टूडेंट्स आपका अकाउस्टिक है। अकाउस्टिक बेसिकली ओवरऑल साउंड की स्टडी को कहते हैं। अकाउस्टिक प्रोटेक्शन आपके पास क्या होता है, बेसिकली जितने भी अनडिज़ायरेबल साउंड्स होते हैं ना, यानी वो आवाज़ें जो आपको नाखुशगवार असरात देती हैं, उन तमाम आवाज़ों को जब हम किसी भी ऐसी ख़ास टेक्निक से, जैसे पोरस सरफेसेस होती हैं, खामदार सॉफ्ट सरफेसेस, उनके ज़रिए एब्जॉर्ब करवा देते हैं ना, तो वो सारी की सारी आपके पास आवाज़ें जो होती हैं वो उनके अंदर एब्जॉर्ब होके एक क्लियर रिफ्लेक्शन देती हैं, जो अकाउस्टिक प्रोटेक्शन कहलाता है। ये तो आपको पता है कि कोई सरफेस जितनी रिजिड और हार्ड होगी, जैसे आपके पास कोई वुड है, लकड़ी, उसकी सतह हो गई, कोई पत्थर हो गया, दीवार हो गई, ठीक है, फ़र्श हो गया, ये आपके पास रिजिड सरफेसेस होती हैं, हार्ड होती हैं। जब आवाज़ की लहरें इनसे टकराती हैं ना, तो वो पूरी तरह से बाउंस बैक होती हैं, उनमें बग़ैर किसी किस्म की एब्जॉर्प्शन के, यानी कोई साउंड एब्जॉर्ब नहीं होता उन सरफेसेस में, वो 100% रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो लेकिन यानी उसके अंदर कोई गार्बलेशन आ जाए, कन्फ्यूजिंग साउंड आ जाए, तो आपको वो भी सुनाई देगा। लेकिन अगर हम पोरस एंड सॉफ्ट सरफेसेस की बात करते हैं, जैसे कारपेट्स हो गए, कर्टन्स हो गए आपके पास, उसके बाद रग्स, ड्रापरीज वगैरह, ये तमाम वो चीज़ें होती हैं, जैसे कालीन, दरियाँ, ठीक है, पर्दे वगैरह, ये मिसाल दी मैंने आपको। इन तमाम की जो सरफेसेस होती हैं ना, कभी आपने इनको ऑब्ज़र्व किया हो कीनली, तो इनके अंदर खाम होते हैं, छोटे छोटे सुराख से होते हैं, ठीक है। तो होता ये कि ये पोरस किस्म की, सॉफ्ट किस्म की सरफेसेस होती हैं। जब साउंड वेव्स इनके अंदर जाती हैं, तो काफ़ी हद तक ये सरफेसेस अपने अंदर साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और किसी हद तक उनको रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो इट मीन्स कि जितना भी अनडिज़ायरेबल साउंड होगा ना, जो हमें अनप्लेजेंट फील होता था, हमें अच्छा नहीं लगा, वो सारे का सारा साउंड जो था वो जाके इन सरफेसेस में एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी तमाम आवाज़ जो होती है वो रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो जाती है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास अगर आपने कहीं पे ऑब्ज़र्व किया, आपके एट अ टाइम मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। आपने बात की आवाज़ की, वो लहर जाके पहले सीलिंग से टकराई, छत से, देन वो फर्श से टकराई, फ्लोर से, देन वो साइड वॉल से टकराती है। जब बाउंस बैक होती है तो वो रिफ्लेक्शन मल्टीपल हो चुकी होती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से उसके अंदर गार्बलेशन हो जाती है, यानी ऐसी आवाज़ जो क्लियर ना हो, किसी किस्म की कन्फ्यूजन पैदा कर दे, सुनने वाले को सही से सुनाई ना दे सके। ऐसी जो मल्टीपल किस्म की रिफ्लेक्शन के बाद आवाज़ पैदा होती है, उसको हम इन सिंगलटन रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक हो गया, रिवर्बरेशन। देन आपको पता है स्टूडेंट्स, आपके पास अक्सर जो कंसर्ट हॉल होते हैं, आपके पास कॉन्फ्रेंस हॉल्स वगैरह, लेक्चर हॉल, थिएटर हॉल वगैरह, इनके अंदर जो हॉल्स की कंस्ट्रक्शन की जाती है, उनके अंदर पहले से कॉर्नर्स को राउंड रखा जाता है ताकि साउंड वेव्स डायफ्रेक्ट हों और जो जितना भी क्राउड बैक तक होता है सबको क्लियर आवाज़ आए। या फिर देखें, अगर आपके पास ये म्यूज़िकल कंसर्ट वगैरह होते हैं, एक पूरा आपके पास लॉट होता है, क्राउड होता है म्यूजिशियन के सामने, हर एक तक पीछे तक आवाज़ भी क्लियर जाए और उसके अंदर किसी किस्म की कन्फ्यूजन भी पैदा ना हो। तो इस पर्पज़ के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, बैक स्टेज पे ना आपके पास अकाउस्टिक बोर्ड्स होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वो अकाउस्टिक बोर्ड जो होते हैं वो अनप्लेजेंट साउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी सारा साउंड ऑडियंस की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं और सामने वाले आपकी आवाज़ को क्लियर सुन सकते हैं। ठीक है, तो यह आपके पास सारा टॉपिक था अकाउस्टिक का। अब देखेंगे हम आगे हमारे पास, अब देखें एक इसके अंदर टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक में आपको नॉइज़ पोल्यूशन मिलेगा, वो मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इंग्लिश की बुक में छोटी छोटी जगहों पे एसेस वगैरह में फुल टॉपिक पहले से पढ़ चुके हैं। शोर की आलूदगी क्या होती है, क्या बीमारियों से, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़, जैसे हमें पता है इंसोम्निया, एग्रेशन, हाइपरटेंशन वगैरह, हेडेक, इस तरह की जो हमारे डिजीज़ होते हैं नॉर्मली वो हम फेस कर रहे होते हैं। और इसका जो आपके पास सेफ़ लेवल होता है नॉइज़ का, उसके लिए मतलब पहली चीज़ तो ये कि दो चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक तो ये कि आप कितनी देर के लिए सुन रहे हैं वो शोर, ठीक है, वो आवाज़ आप कितनी देर के लिए सुनते हैं, वो आपकी क़ुव्वत समात को मुतासिर करती है, हेयरिंग लॉस होता है। और दूसरी बात ये चीज़ होती है कि एक तो कितनी देर के लिए हो गया, और दूसरा ये हो गया कि कितनी ऊंची आवाज़ थी उसकी। कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने पूरा दिन ही, जैसे आप हैंड्स फ्री यूज़ करते हैं, कॉमन अब ये कि इसकी एग्जांपल है, आपने वो लगा लिया और आपने एक आपकी जो डिवाइस होती है ना, आपने कभी देखा होगा उसके ऊपर भी सेफ़ लेवल आपको बार बार रिकमेंड करते हैं। आपने अगर उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ रखी होती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको वो बता रहे होते हैं कि आपने आवाज़ को इस लेवल तक रखना है, इससे ऊंची आवाज़ नहीं आप रख सकते।
वो आपके लिए हेयरिंग लॉस का बायस बन सकती है। ये बात थी। दूसरी बात ये कि आप उन हैंड्स फ्री को कितनी देर के लिए यूज़ करते हैं। आप उनको बाकायदा 10-10, 12-12 घंटे इस्तेमाल करते रहेंगे तो ऑब्वियसली अगर आपने हल्की आवाज़ भी रखी है, एवरेज भी रखी है, तो लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन में यूज़ किया है, उसकी वजह से भी अगर आप उसको जब यूज़ करना ख़त्म करेंगे, ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको थकन सी हो गई है, हेडेक स्टार्ट हो गया है, तो सुस्ती सी एक हो जाती है कि एग्रेशन, चिड़चिड़ापन सा आ जाता है आपके अंदर। ये जो आपकी तबीयत होती है वो बेसिकली फैक्टर क्या होते हैं कि जब आवाज़ का वो लेवल जो आपके लिए सेफ़ ना हो, आप उससे आगे की कोशिश करते हैं, वो आपके लिए इन तमाम डिजीज़ का बायस बनता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, उसके बाद हम बात कर रहे थे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की। ऑडिबल का मतलब होता है वो आवाज़ें जो सुनी जा सकें। ऐसी तमाम आवाज़ें जो हम बासानी सुन सकते हैं, इंसानी कान के लिए सुनी जा सकती हैं, वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आती हैं। जैसे हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। ठीक हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स फिर वही बात आती है कि एज फैक्टर के साथ ये इफ़ेक्ट होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपके पास, अब देखें, एज फैक्टर के साथ ये इफेक्ट होता है। जो आपके पास ओल्ड पीपल होते हैं, जैसे घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो उनकी जो जाहिर सी बात है हेयरिंग सेंस होगी वो आपके कंपैरिजन में थोड़ी कम होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो लिमिट होती है ऑडिबल रेंज की ओल्ड पीपल में वो 15,000 हर्ट्ज़ तक होती है। ठीक है। जबकि जो यूथ होती है, यंग पीपल, जैसे बाप लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, हम सब की होती है 20,000 हर्ट्ज़ तक। हाँ, डिपेंड करता है, किसी वजह से कोई डिफेक्टिव कंडीशन ना हो, फिज़िकल कंडीशन ऐसी ना हो ईयर्स की जो डिफेक्टिव हो, तो हेयरिंग लॉस अगर नेचुरली एग्जिस्ट करता है तो फिर तो ऑब्वियसली आपकी ऑडिबल रेंज किसी वजह से कम हो सकती है। लेकिन एक्चुअली जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है रेंज, वो हमने ये मेंशन की, वो इतनी होनी चाहिए। तो उसके अलावा जो 20 हर्ट्ज़ से आपके पास बिलो के साउंड होते हैं स्टूडेंट्स, वो बेसिकली इंफ्रासोनिक साउंड कहलाते हैं। और जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की आवाज़ें होती हैं वो आपके पास अल्ट्रासोनिक होती हैं। अल्ट्रासाउंड वो आपके पास आवाज़ें होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ होती है। अल्ट्रासाउंड एक आपके पास नॉन नेम है कि आपके पास ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको हम मेडिकली, टेक्निकली बहुत ज़्यादा एक लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, इनको डायग्नोसिस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी वजह से भी अक्सर आप लोग देखते हैं कि आप लोग कोई डायग्नोसिस करवाते हैं ना, तो एक जो होता है बिल्कुल मिनी कैमरा, वो आपकी नेज़ल या ओरल कैविटी के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर करवाया जाता है। जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं एंडोस्कोपी वगैरह, या ऐसे जो आपके पास होते हैं ना डायग्नोसिस के प्रोसेस, जो आपके इंटरनल ऑर्गन को डायग्नोस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या करता है वो कैमरा, उसका कनेक्शन कंप्यूटर स्क्रीन के साथ बनाया जाता है जो बाहर ऑपरेशन थिएटर में फ़िक्स होती है। तो क्या होगा कि जब वो सारे का सारा अंदर से जो मिनी कैमरा है वो जाके जिस ऑर्गन को आपने स्केच करना है वो उसे स्ट्राइक करेगा, वहाँ से उसका सारा इमेज कलेक्ट करेगा अपने अंदर, और वो सारी वेव से ट्रांसमिट कर देगा उस तरफ जहाँ पे आपका वो कनेक्शन बना हुआ है कंप्यूटर स्क्रीन से। और कंप्यूटर स्क्रीन का रिसीवर वो सारी वेव्स अपने अंदर रिसीव कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा, और उनका इमेज आपको स्क्रीन पे फॉर्म हुआ नज़र आएगा, तो डॉक्टर उसको ईज़िली डायग्नोस कर लेंगे। ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, दूसरी इस तरीके से ये प्रोसेस मैंने बता दिया। उसके अलावा जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, या आपके जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंटरनल बॉडी आपका फ्रैक्चर हो जाता है, उसको उसका इमेज कलेक्ट करने के लिए हम करते हैं। किडनी स्टोन को क्रश करने के लिए, गुर्दे में पत्थरी हो जाती है, उसके लिए भी हाई बीम अल्ट्रासोनिक वेव्स इस्तेमाल होते हैं मेडिकली। स्केलिंग करने के लिए टीथ की हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड में टॉन्सिल्स वगैरह अगर आ जाते हैं, उनके साथ तक स्वेयर हो चुके हैं, वो ऑपरेट करवाए जाएंगे अब, या फिर किसी वजह से डॉक्टर उसको मेडिसिन के थ्रू आपको ट्रीट कर लेंगे उस पर्पज़ के लिए भी। यानी डायरेक्ट कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे कोई डिज़ीज़ लेके, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको फ़ौरन से ऑपरेट करवा लेना चाहिए। प्रोसेस ये होता है कि पहले आपका डायग्नोसिस होगा, पहले पता चलेगा कि बेसिकली ये डिज़ीज़ किस हद तक स्वेयर हो चुकी है आपकी, देन आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको इसके लिए ऑपरेट करवाना चाहिए या आप उसको मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए पहले अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, उसका इमेज लेके उसे डायग्नोस किया जाता है इसको। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स बेसिकली उसके अलावा मेडिकली और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है आर्टरीज़ में किसी वजह से, आपका पता है पूरा नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, आर्टरीज़, वेन, कैपिलरीज़ का, कहाँ पे वो छोटी सी क्लॉटिंग हो जाती है जो आपकी जो आपकी बॉडी के लिए स्वेयर हो सकती है। तो बेसिकली उस क्लॉटिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग आसान काम जो होता है, डॉक्टर वो डायग्नोस कर लेते हैं, इमेज कलेक्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू, देन वो आसानी से आपका वही पार्ट जो होता है उसको ट्रीट करते हैं, और आप आसानी से मतलब ट्रीट करवा सकते हैं उसको, बजाय इसके कि आपके पूरे ब्लड वेसल्स के अंदर
आप लोगों को लगे कि फ़लाँ जगह पे भी क्लॉटिंग हो सकती है, फ़लाँ पे ये इमेज कलेक्ट कर लेना, डायग्नोस कर लेना एक ईजी वे होता है ट्रीटमेंट का। क्लियर? अच्छा जी, तो उसके अलावा हमारे पास इसके जो बहुत सारे यूजेस होते हैं टेक्निकली, जैसे मिसाल के तौर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास इसका यूज़ है कि हम सोनार के नाम से जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम होता है, हम इसके नाम से एक टेक्निक देखते हैं। उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हम ओशन सरफेस से यानी शिप पे जब मौजूद होते हैं वहाँ से हम समंदर की तह का पता लगा सकते हैं। होता वही है दोबारा से, यानी कि वहाँ से आपके पास जो हाई बीम अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनको भेजा जाता है समंदर की तह की तरफ, वो वेव्स पर ट्रैवल करती हुई जाती हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होती हैं सरफेस पे, जहाँ से उनको रिसीवर के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है। और फिर उस कितना टोटल टाइम लिया उसने जाने में और कितनी स्पीड से वो मूव कर रही थी वेव्स, इसके थ्रू यानी वेव इक्वेशन जो V=F लैम्डा होती है उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल इतनी जो है वो डेप्थ है ओशन की, सी बेड इतना है, समंदर की गहराई इतनी है। उसके अलावा इसी टेक्निक के थ्रू हम लोग वो जो चीज़ थी जो समंदर की तह में मौजूद थी उस चीज़ का साइज़ और उसकी शेप वो भी हम इस टेक्निक के थ्रू पता लगा सकते हैं। उसके अलावा हाई मशीनरी में किसी हैवी जो आपके पास मशीनरीज होती हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल एयरप्लेन्स हो गए, आपके पास शिप्स हो गई और इस तरह से जो आपके पास बॉडीज़ होती हैं इंजन वगैरह, उनमें किसी किस्म का कोई क्रैक अपीयर हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर, वो सिंगल क्रैक इसी तरह से हम डायग्नोस नहीं कर सकते, हमें पता नहीं चल सकता कि वो कहाँ पे है। उसके लिए पूरी बॉडी से हाई बीम अल्ट्रासोनिक वेव पास करवाई जाती है और जहाँ पे वो क्रैक होता है वहाँ पे एक रेड कलर का डॉट आ जाता है, तो जो इजीली जज करवा देता है कि यहाँ पे फॉल्ट है और हम डायरेक्ट उसी चीज़ को ट्रीट करते हैं। ठीक हो गया। देन आपके पास जो लार्ज लेवल पे जो बैक्टीरिया वगैरह लिक्विड से रिमूव करवाने का प्रोसेस होता है, नॉर्मली तो जैसे मिल्क होता है आप उसको बैक्टीरिया से प्योर करवाना चाहते हैं तो आप उसको बॉयल कर लेते हैं ना घर पे, लेकिन बड़े पैमाने पे जब आप ये काम कर रहे थे उसके लिए आप हाई बीम अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप बैक्टीरियाज को रिमूव करवा सकें। देन आपने स्टूडेंट्स इसके अंदर बात कर ली है सारी, फिर आप लोग ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऑपरेशन थिएटर में जब एक दफ़ा ऑपरेट आप कर चुके होते हैं पेशेंट को, तो ऑब्वियसली पूरे थिएटर के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया जर्म्स जो होते हैं वो स्प्रेड हो चुके होते हैं। रूम को ऑपरेशन थिएटर को उससे दोबारा से जिसे आप कहते हैं डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, जरासीम से पाक करने के लिए हाई बीम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है, जिससे दोबारा से नेक्स्ट ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन थिएटर को जरासीम से पाक करवा लिया जाता है। ठीक है, ये आपके पूरे चैप्टर का रिव्यू था। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। आपने इसको एक से दो बार सुनना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपको ये चैप्टर याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ जिसमें कुछ मैंने हाईलाइट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, इसको आप देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको नोट कर लें ताकि आपको ये बातें याद रहें न्यूमेरिकल्स वगैरह के लिए। बाकी मैंने न्यूमेरिकल वगैरह क्लियर भी कर दिया था सब कुछ चैप्टर में। आप लोगों को जब एक्सप्लेन कर रही हूँ ना वहाँ जूम पे, किसी किस्म की और कोई कन्फ्यूजन आपको इससे रेलिवेंट हो तो आप वहाँ पे मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये देख लें, ये देखें स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वांटिटीज़ आपके पास हैं, ऐसा यूनिट उनके जो इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स होता है जिसको हम HZ से सिंबलाइज करते हैं और हर्ट्स इक्वल होता है पर सेकेंड के। इंटेंसिटी वाट मीटर पर स्क्वायर में कैलकुलेट की जाती है। इंटेंसिटी लेवल को हम, वैसे तो इसका यूनिट बेल होता है इंटेंसिटी लेवल का, ठीक है, लेकिन चूंकि हम इसको स्मॉलर यूनिट में मेजर करते हैं तो वो डेसीबेल होगा आपके पास। आगे कुछ फार्मूलाज लिखे हैं। वेव इक्वेशन V=F लैम्डा होती है। फ्रीक्वेंसी को F से सिंबलाइज करते हैं जो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, इसीलिए हमने ऊपर कहा कि हर्ट्स पर सेकंड के इक्वल होता है। टाइम सेकंड में होता है ना, जब ये ऊपर जाएगा पर सेकंड हो जाएगा। इंटेंसिटी लेवल 10 log I/I0 डेसीबल के इक्वल होता है। I0 आपके पास फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड होता है जिसकी ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है न्यूमेरिकली, हम इसको कभी चेंज नहीं करते। जो न्यूमरेटर में I मेंशन है वो बेसिकली आपके पास वो अननोन इंटेंसिटी होती है जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं या आपके पास गिवन है, वो आपने वहाँ मेंशन करनी होती है। ठीक है, इसे देख लें सारा। होप सो आपको सारी बात क्लियर होगी। अब आपने इसकी अच्छी से रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपको ये लेक्चर सारा क्लियर हुआ हो ताकि आप लोग अपना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की यहीं तक थी हमारी क्लास। अल्लाह हाफिज़।